हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट हमने वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक है होम वोटिंग। तो ईसीआई जो है पहली बार इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ होम वोटिंग इन 2024 इलेक्शंस में पहली बार ये दिया गया। स्टेप इज इन लाइन विद इलेक्शन कमीशन मोटो, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, ये मोटो था। अब होम वोटिंग फैसिलिटी क्या है? Under this, voting from home takes place through postal ballot with involvement of full contingent of polling staff and security personnel with secrecy of voting diligently maintained. तो इसके बेनिफिशियरीज PWD मीटिंग 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आपको 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज बेंचमार्क। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स एज्ड अबव 85 ईयर्स, तो 85 ईयर्स से ऊपर किसी की एज है तो वो ये इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टेप्स बाय ईजी टू मेक वोटिंग इंक्लूसिव। ईज ऑफ वोटिंग बाय अबॉलिशिंग फॉर्म एम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडिंग इन जम्मू एंड उधमपुर। तो फॉर्म एम को अबॉलिश कर दिया गया है कश्मीरी के लिए, ताकि वो भी इजीली वोट कर पाए। स्वीप सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टू इंगेज PWD and also sensitize their friends and family, polling officials, etc. तो एक एजुकेशन प्रोवाइड करके बेसिकली proposed multi-constituency remote electronic voting machine RBM. It would enable migrant voter to exercise their vote from their current place of residence. तो ये हो सकता है, मतलब आप कोई माइग्रेंट है, कोई एक शहर में नहीं है, कोई किसी वजह से दूसरे शहर में, काम की वजह से या किसी वजह से, तो उसका अपने शहर में आकर के वोट देना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये चीज़ लाया गया है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ताकि माइग्रेंट भी अपने वोट को दे पाए जहाँ भी रह रहे हैं। नाउ पोस्टल बैलेट क्या होता है? इट अलाउज वोट बीइंग सेंट बाय पोस्ट। फॉलोइंग पर्सन्स आर entitled टू वोट बाय पोस्ट। कौन कौन कर सकता है पोस्ट के थ्रू वोटिंग? स्पेशल वोटर्स, सर्विस वोटर्स, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड इलेक्टर्स सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कैद है, जो वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं वोटर्स, वो सारे, और सर्विस वोटर और स्पेशल वोटर्स, ये सारे पोस्टल बैलेट को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? इट अलाउज registered electors to delegate his voting right to a representative he nominates, available for service voters. ये खाली सर्विस वोटर के लिए, जैसे कोई आर्मी में है वो नहीं आ सकता, तो वो अपने तरफ से एक प्रॉक्सी वोटर को नॉमिनेट करता है कि ये मेरे तरफ से वोट देगा, एंड इट इज़ अलाउड। सो ये प्रॉक्सी वोटिंग भी हमारे यहाँ चलती है। So these are all things EC is taking steps to make voting inclusive. Service voter includes member of armed police, person who is employed under government of India in post outside India, member of police forces and member of force to which Army Act is applicable. बेसिकली ये सारे जो लोग हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, नाउ फॉर्म 17 क्या है? इलेक्शन कमीशन टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट रूल्स डू नॉट परमिट sharing Form 17C data with any entity apart from political officials. तो वो बोल रहे हैं कि जो फॉर्म C है, 17C है, इसका जो डेटा है ये किसी भी एंटिटी एक्सेप्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिशियल्स, किसी को नहीं दिया जा सकता। तो फॉर्म 17C क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शंस अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। ओके, इट्स फर्स्ट पार्ट provides information related to number of eligible voter assigned to the booth, electors in the register of voters, and voters who decided not to exercise franchise, voter not allowed to vote. Its second part contain information like the name of the candidate and the total votes they received. तो ये होता है 17C, और ये इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ मांगा होगा इलेक्शन कमीशन से कि हमें पूरे रिकॉर्ड दो ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो उसने बताया कि नहीं, हम फॉर्म 17C नहीं शेयर कर सकते किसी को भी आउटसाइड, जो कि पोलिंग ऑफिशियल्स नहीं है, सिर्फ पोलिंग ऑफिशियल्स तक ही ये लिमिटेड है। और इसमें रहता क्या है? इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि बताया जाता है कि कौन एलिजिबल है वोटिंग के लिए, और सेकेंड पार्ट में बताया जाता है कैंडिडेट से रिलेटेड कि कौन कैंडिडेट लड़ रहे हैं इलेक्शंस में एंड उनको कितने वोट्स मिले।
So this is Form 17C. Now, Braille signage. What is this? Election Department of Puducherry will provide Braille signage in English and Tamil Nadu in electronic voting machines in all 967 polling stations. तो क्या है Braille signage? It will enable visually impaired or blind voter to participate independently and confidentially in the electoral process. However, if elected desires, he or she will still be allowed to bring a companion as provided in rules 49N of Conduct of Elections 1961. ब्राइल साइनेज भी है और इसके अलावा भी अगर कोई इलेक्टर जो है वो अगर चाहता है तो वो अपने साथ किसी कंपेनियन को लेकर के आ सकता है, क्योंकि इसका प्रोविजन दिया हुआ है रूल 49N में, जो कि है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा इलेक्शन जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम अपने सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो कि है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। तो क्या हुई है, क्या बात है, क्या न्यूज़ आई है? नाउ ईयर 2024 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 50th ईयर सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑन जून 25, 1975। तो 50th ईयर जो है ये मार्क किया गया। अबाउट इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो हमारा जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना वो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से आया, यानी कि जर्मनी से हमने लिया है। तो हर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि हमने अलग अलग नेशन से अडॉप्ट किए हैं। तो उसमें से जो ये इमरजेंसी वाला प्रोविजन हमने वीमार से लिया है, यानी जर्मनी से लिया है। Emergency provision are outlined in 352 to 360 article under part 18th of the constitution। पार्ट 18 में इलेक्शंस है। हमने ऊपर कहीं पिछले इलेक्शन में पढ़ा था कि पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इलेक्शन एंड पार्ट 18 इज अबाउट emergency provision. Now, rationale behind incorporating these provisions to safeguard sovereignty, unity, independence, security of country, democratic political system and constitution. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आती है कि क्या क्या टाइप। 352 में नेशनल इमरजेंसी दी हुई है, जिसमें कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, वो कि अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी। और आर्म्ड रिबेलियन है, अगर अपने ही देश में कोई ऐसा दंगा फसाद हो जाता है उसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इंटरनल इमरजेंसी होगी। ओके, नाउ प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी टेलरिंग स्टेट, अगर स्टेट अपने आप को चलाने में समर्थ नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी 60 में थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जानने वाली बात है कि अभी तक इंडिया में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1992 के अराउंड जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, हमारे देश में बहुत सारे क्राइसिस हो रहे थे, पर फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई अभी तक। नाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है और अप्रूवल और रिवोकेशन कैसे होता है। तो प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 month ऑफ इट्स इशुएंस। तो 1 महीने के अंदर दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। इफ़ अप्रूव्ड, अगर हो गया अप्रूव, तो इमरजेंसी जो है 6 महीने तक फोर्स में रहती है। उसके बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month। तो हर 6 महीने में आप जो इमरजेंसी उसको बढ़ा सकते हो विद अप्रूविंग फ्रॉम बोथ द हाउसेज। दिस वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। A resolution to approve or continue emergency must be passed by special majority in each house, majority of total membership and at least 2/3 of member present and voting, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। ठीक है, ये हमारा जो पास होता है इमरजेंसी प्रोविजन वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। स्पेशल सर्कमस्टांस क्या है? इफ लोकसभा during emergency without approving its continuation, proclamation survives up to 30 days from first sitting of newly constituted Lok Sabha, provided Rajya Sabha has approved in the continuation in the meantime। अगर मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और इमरजेंसी अभी चली रही है, तो उस टाइम में क्या होगा कि जब इलेक्शन कर मान लो ये लोकसभा री इलेक्ट होकर के आती है, तो जब उसका फर्स्ट सेशन होता है उससे 1 महीने तक उसके पास टाइम है कि वो उसको अप्रूव करे। बट इन द मीन टाइम राज्यसभा को उसको अप्रूव पहले से कर देना होगा तभी, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। रिवोकेशन कैसे होगा? प्रेसिडेंट जो है
he can revoke the proclamation anytime through subsequent declaration. This does not require any parliamentary approval. तो ये हो गया एक वे. और दूसरा, if Lok Sabha passes a resolution to disapprove continuation of emergency, it must be done by simple majority. तो ये देखिए, इमरजेंसी लगाना टफ है, हटाना इजी है. हटाने के लिए आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं. चेंजेस ब्रॉट अंडर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970. written approval. Emergency can be proclaimed only on basis of written advice of the cabinet to president. क्या हुआ था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जब लगाया था इमरजेंसी, उन्होंने खुद ही लगा दिया, बाद में कैबिनेट से अप्रूव करवाया या कैबिनेट के डिसीजन को बाद में कहा कि मैं खुद ही कैबिनेट हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया मैंने, और इमरजेंसी लग गई थी. लेकिन इसके बाद जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने फिर इसको बदल करके कहा कि अब जो है रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट ज़रूरी है टू प्रेसिडेंट. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. फंडामेंटल राइट्स, restricted scope of Article 359, that is right to protection in respect of conviction for offences, and right to life and personal liberty remains enforceable during emergency. Now, term of Lok Sabha is back to 5 years from 6 years by amending Article 83 and 170. Term of Lok Sabha क्या है? तो 5 years है, कर दिया गया फ्रॉम 6 years by amending Article 83 and 172. इसको चेंज किया गया. और ये कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है वो इन्फोर्सिएबल रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. नाउ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275A. तो ये क्या है? इट गिव पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्स टू डील विद एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ इन एनी स्टेट. इसको हटा दिया गया. जुडिशियल रिव्यू जो है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ or in connection with election of a president or vice president shall be inquired and be decided by Supreme Court. So ये सारे चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आ गए, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है इंटरनल इमरजेंसी का. हमारा दूसरा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ. ये न्यूज़ में है. सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ रिट पिटिशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन था. एक रिट पिटिशन साइन किया, एक पिटिशन था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? इट प्रोवाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज who after being elected on ticket of a political party voluntarily give up their membership. After being elected on ticket of a political party voluntarily give up their party membership. It was included under 10th schedule via 52nd amendment of 1985. तो जो 10th schedule है वो 52nd amendment के बाद. Any questions regarding disqualification arising out of defection will be decided by presiding officer of the house, which is speaker of the Lok Sabha. Okay, and ये हुआ. Disqualification happens if a member voluntarily gives up his party membership or votes or abstain to vote in the house contrary to the direction issued by the political party, and such act has not been condoned by the party within 15 days. तो अगर आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए. आप वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहे हो तो भी आपको वो कर दिया जाएगा. An independent member become disqualified if he she join any political party after such an election. A nominated member become disqualified if she joins any political party after the expiry of 6 months. Exception: law allows a political party to merge with or into another party, providing that 2/3 of its legislatures are in favor. तो ये एक exception है. अगर 2/3 मेंबर अगर एक साथ अगर मर्ज करना चाहते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं होगा. इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही और शी इज डिमिट्स द पोस्ट. मतलब लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को भी ये परमिशन है कि वो अपने पार्टी छोड़ दें, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनको वहाँ पे अनबायस होकर के डिसीजन लेना है. प्रेजेंटली लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट विद इन विच स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड ऑन एंटी डिफेक्शन केस. सो टाइम लिमिट नहीं है कि कब आप डिसाइड कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड में आप ये चीज़ न्यूज़ जो है अपना आप दे सकते हो. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल. तो कीहोतो
होलोहन एंड जचिलहू 1992, इसमें स्पीकर ने एससी ने होल्ड किया कि स्पीकर डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और कीशम मेघाचंद्र सिंह 2020 वाले में एससी रूल दैट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो ये जो चीज़ें थी ना कि दो चीज़ें कि मतलब डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कब करना है कब तक देना है, तो वो चीज़ के बारे में इस एक्ट में आया कि कीशम मेघचंद्र सिंह ने बोला गया इस केस में कि 3 महीने के अंदर आप डिसाइड करिए। और किल्होतो होलोजन जचिलहू में बताया कि इट इज़ अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। So let's keep it till here only, and we'll see next topic from proportional representation in the next class. Till then, keep learning and bye bye.